5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इन चुनावों पर विशेष चर्चा के लिए राज्यसभा टेलीविज़न की इस ख़ास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और इन चुनावों की विवेचना करने के लिए, इनका नतीजों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ एक ख़ास पैनल मौजूद है। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड अमरजीत कौर हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमन सिन्हा भी हमारे साथ होंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप कुमार। आप सभी का स्वागत है। आज सुबह से जो नतीजे आने शुरू हुए, तो जहां पश्चिम बंगाल में दीदी ने धमाकेदार दोबारा वापसी की, वहीं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में जयललिता ने एक नया इतिहास रचा। 30 वर्षों बाद वो पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनी हैं जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में जहां एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं पड़ा, वहीं केरल में जो एक चिरपरिचित शैली है वहां की, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, उसी के मद्देनज़र वहां वाम मोर्चे ने कामयाबी हासिल की है, काफ़ी बहुमत के साथ हासिल की है। और उधर उत्तर पूर्वी राज्य असम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा लहराया है। प्रोफेसर मुखर्जी, इन चुनावी नतीजों को आप किस रूप में देखते हैं और क्या इन चुनावी नतीजों का, इसको कहा जाता है हर बार कि एक मिनी जनरल इलेक्शन होता है जब 5-6 राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव होते हैं, क्या राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका कोई आप असर देखेंगे? देखिए, ये जो 2014 के बाद 2016 में 2 साल में जो एक स्टॉक टेकिंग जैसे इधर हो ही जाता है, और आप देखेंगे जैसे जो कुछ जो चुनाव थी, जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में था और केरल में भी करीबन तय था कि जो रिज़ल्ट आए वही होने वाला है। उसके कारण बहुत सारे हैं। आसाम में जब से कांग्रेस का अपना पार्टी मशीनरी टूटने लगा, 11 लोग जब पार्टी छोड़ के चले गए, तब से ही लगा था जो हालत कांग्रेस की ठीक नहीं है। और उसके बाद भी कांग्रेस का जो रिपेयर जो उन्होंने जो कितना थे वो तो ठीक ठाक नहीं था। तो करीबन जो आशा था, एग्ज़िट पोल तमिलनाडु छोड़ के हर जगह करीबन सही निकला, पर एग्ज़िट लाइव भी बड़ा, सेल लाइव बड़ा कम होता है। पर फिर भी मैं कहूँगा जो उसके अनुसार ही हुआ है। पर इसको कहना कि पूरा ये मिड टर्म पोल है, मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि पहले भी बिहार में चुनाव हुआ, दिल्ली में हुआ, उसके नतीजे में भी काफ़ी फ़र्क आया था। इस बार भी जो आया, आप देखेंगे सब पार्टी को कुछ ना कुछ मिला होगा। कांग्रेस को भी एक कंसोलेशन पुडुचेरी में मिल गया। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा जो विनर टेक्स ऑल, वो बात इधर नहीं बनी। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है। ठीक है। आलोक शर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे शर्मनाक हार है ये पार्टी के लिए, और पार्टी का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है। और बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो कर्नाटक को छोड़ करके किसी बड़े राज्य में आपकी सरकार नहीं रह गई है, कुछ छोटे राज्यों में ही आपकी पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेस मुक्त अभियान था वो शायद सफल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वो तो कहीं ना कहीं एक तरह से विक्षिप्त मानसिकता की एक कुंठित सी अभिव्यक्ति नज़र आती है। इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है। अगर आज का भी चुनाव देखें तो आज 134 एमएलए हमारे बने हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 83 एमएलए बने हैं। आज हमने 2 जगह सरकार ज़रूर खोई है, लेकिन हमारा केवल केरल को छोड़कर चारों राज्यों के अंदर वोट प्रतिशत बढ़ा है। आसाम में भी आज हमारा वोट प्रतिशत बीजेपी से 1.5% ज़्यादा है। हार और जीत लोकतंत्र में एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप देखिए कि किस तरह से वेस्ट बंगाल के अंदर हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, हमारी नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ी हैं। तमिलनाडु के अंदर भी सेम चीज़ हुई है, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और एमएलएज़ की संख्या भी बढ़ी है। पुदुचेरी में हमने सरकार बनाने के हम कगार पर हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, अवश्य केरल में हमारा वोट परसेंटेज भी घटा है और सीट की संख्या भी घटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है वो बिल्कुल तथ्यहीन है। आप देखिए कि किस तरह से आज भी 1.5% वोट प्रतिशत उनका कम है। आप देखिए 4 राज्यों के अंदर लगभग 7% वोट बैंक उनका घटा है। जनरल इलेक्शन से अगर 2014 से हम कंपेयर करें, तमिलनाडु में 332 से सीटों में से 330 सीटों पर बीजेपी की आलोक जी, जमानत आप जब्त चाहें है। जो आंकड़े दें, लेकिन वास्तविकता तो ये माननी पड़ेगी
दिल के समझाने को गालिबी ख्याल अच्छा है, मगर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है और वो राज्यों में सरकारें उसकी कम होती जा रही हैं। ये आज की तारीख में की स्थिति। अब इस पर आप कितना मनन चिंतन करते हैं यह तो आपकी पार्टी का आलाकमान शायद तय करेगा। इस वक्त हमारे साथ अमन सिन्हा जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अमन, आप असम की कामयाबी के अलावा जो अन्य राज्यों में आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस रही है उसे किस रूप में देखते हैं? मुझे कहती थी कि मुझे जीजा ने लड्डू में कुछ खिलाकर मारा है, अब तुम उसकी लड़की को मार दो तो मैं तुम्हारी कोख में लड़के के रूप में वापस आऊंगी। और लोग समझते थे कि असम में, जैसे जम्मू कश्मीर में लोग कहते थे कभी भाजपा की सरकार नहीं आ सकती, असम में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे मेजॉरिटी के नंबर को हासिल किया है और अपने अलाइज के साथ तो हम लोग 86-87 पे हैं। और बाकी प्रदेशों में कुर्बान जी, हमारा अभी तक का जो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर एंड इवन इन टर्म्स ऑफ सीट्स, चाहे वेस्ट बंगाल हो या केरला हो, हम लोग उसको कर पाए हैं। और 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए कुर्बान जी, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हम अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है, अगर आप उसको पिछले विधानसभा चुनाव से कंपेयर करें। और मुझे लगता है यहाँ सभी अनुभवी लोग हैं और आपने तो कई चुनाव कवर किए हैं, किसी भी विधानसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव से ही उसको कंपेयर किया जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो केरल में भी हम लोग 4% से 15% पे आ गए, वेस्ट बंगाल में भी हम लोग कहीं 4-5% थे, वहाँ पे भी 15% आ गए। नाउ वी आर रिकग्नाइज्ड एज ए क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में बढ़ रही है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे देश में बढ़ रही है, हम लोग अपना फुटप्रिंट वाइड कर रहे हैं। और कांग्रेस के मित्र अगर हमारे ये नहीं मानने को तैयार हैं कि कांग्रेस का फेलियर है, तो वो समझें, पर जो तथ्य है वो ये है कि 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए उनमें प्रोग्रेसिवली कांग्रेस एक ऑल टाइम लो पे इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर जो है वो जाती आई है। जहाँ पे इन्होंने पिछली बार से ज़्यादा सीटों में लड़ा होगा, वहाँ पे ये कह सकते हैं अपने दिल को बहलाने के लिए कि उनका वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। अगर ये क्या इस चुनाव से संतुष्ट हैं तो इनको बधाई भी दे देनी चाहिए, पर मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। अगर कांग्रेस नहीं इंट्रोस्पेक्ट करना चाहती तो वो तो कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं करेगी और हमारे लिए वो अच्छा ही है, तो ये डिनायल मोड में रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पर ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए अभूतपूर्व इसलिए है क्योंकि लोग जो ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाते थे कि भाजपा का फुटप्रिंट जो है तमिलनाडु में या केरल में या वेस्ट बंगाल में नहीं है, तो अब हम लोग वहाँ पे क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव हैं। और अगले चुनाव में आप देखेंगे कि हम लोग वहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे और जो व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में जो ये परिणाम आए हैं, ये पार्टी के लिए बहुत सुखद है। ठीक, अमर जी आप रहें हमारे साथ, मैं आता हूँ आपके पास में दोबारा। अमरजीत कौर साहिबा, कहीं खुशी कहीं गम, आपके लिए पश्चिम बंगाल में गम की वाली खबर है तो केरला में खुशी की खबर है। किस रूप में देखती हैं आप इस जीत को और हार को? देखिए, केरला में तो जीत की हम लोगों को उम्मीद थी ही और उसी हिसाब से हम आगे बढ़े और जितनी सीटें हम सोचते थे उससे ज़्यादा ही हम सीट हासिल कर पाए, तो वो तो खुशी की बात है ही। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह दूं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि केरल जैसी जगह में और दूसरी जैसी जगह में आगे हम इंशाअल्लाह आएंगे, उन्होंने तो इसी बार दावा ठोका था और कहा था कि यूडीएफ का मुकाबला ही जो एनडीए ने फ्रंट बनाया बीजेपी की लीडरशिप में उसके साथ है, एलडीएफ तो कहीं है ही नहीं। तो ये उस तरीके के चश्मे से देख रहे थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बंगाल के अंदर हमारी हार हुई है, ह्यूमिलिटी से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम ये भी मानते हैं कि 2011 में जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हलास हुआ हमारी ताकत का, वो 2014 के चुनाव में जारी रहा और अभी भी इस चुनाव के अंदर रूरल बंगाल के अंदर जो डिफीट है उसको हमें सीरियसली लेना होगा और इंट्रोस्पेक्शन करने की हमें ज़रूरत होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि ये कहा अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कि असम में वो अकेले जीत गए। मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस पिछड़ गई, अलायंस नहीं कर पाई और बीजेपी अलायंस कर पाई उनसे भी जो उनके साथ पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली एंटीथेसिस हैं, उनके साथ भी अलायंस कर पाई। तो तीन चीज़ों का जो उन्होंने फ़ायदा उठाया, एंटी इनकम्बेंसी का, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का और अलायंस का, ये जो उन्होंने फ़ायदा उठाया, इसके बावजूद भी उनको वोट कितनी है 30.7
और कांग्रेस को वोट कितनी है? 31%। और अगर कांग्रेस अकेले लड़ी, बीजेपी भी अकेले लड़ी होती तो आज ये सूरत हाल चलिए, नहीं अब होती क्या जो आज होता सामने क्या है। नहीं होता वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो हुआ है वो हम कम से कम देख रहे हैं और वो इबारत दीवार पे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर आसाम में सरकार बनाने जा रही है। कुलदीप कुमार साहब, आपका एक लंबा अनुभव है, भारतीय राजनीति को आप करीब से देख रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं और कई चुनाव भी आपने देखे हैं। इन चुनावों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव जैसा कि अभी अमन सिन्हा जी ने कहा कि विधानसभा के चुनाव थे और इसलिए इनको अगले 2019 में जो होने वाले लोकसभा चुनाव हैं उनकी दृष्टि से देखना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति में परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। और आंकड़ों का खेल कुछ भी खेला जाए, लेकिन जैसा कि अभी आपने भी कहा था कि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बहुत अधिक बढ़ाने वाली जीत उनकी असम में हुई है। और दूसरी जगहों पे भी, जैसे केरल में जितना मतलब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका खाता खुलेगा जी, लेकिन उन्होंने अपने वोट प्रतिशत बढ़ाया। तो जहाँ तक ओवरऑल परफॉर्मेंस का सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी की ये कुशलता तो सबको मालूम है कि वो कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस कर सकते हैं, तो असम में जो उनसे बिल्कुल वैचारिक रूप से विरुद्ध हैं उनके साथ अलायंस कर सकते हैं। लोग इस कौशल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये कौशल दिखाया और जीत हासिल की। अब इसके पीछे और सबसे बड़ा जो इस समय मैं सवाल देख रहा हूँ वो ये है कि जो आपने भी कहा कि कांग्रेस का निरंतर ग्राफ नीचे जा रहा है और एक राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस आज भी मौजूद है, हर जगह उसके लोग हैं, लेकिन संगठन, जहाँ तक संगठन का सवाल है, बड़े बड़े राज्यों में उसके संगठन की हालत बहुत ही पतली है। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ कहीं कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो जब तक ये कोई आत्मविश्लेषण ना करें और संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश ना करें, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में कांग्रेस की प्रासंगिकता, अगर इन्होंने कुछ सुधारने की कोशिश नहीं की, तो और भी कम होगी। और वामपंथी दलों के बारे में क्या कहेंगे? वामपंथी दलों का ये है कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने कांग्रेस के साथ एक, वो कहते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, अलायंस नहीं था, लेकिन जो भी था जोट वहाँ पे कहा गया। जोट का मतलब ही गठबंधन होता है। तो अब वो किस कारण से सफल नहीं हुआ ये तो बाद में विश्लेषण होगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के वोट लगता है कि कोई बहुत प्रतिबद्ध वोट नहीं थे, क्योंकि अगर वो प्रतिबद्ध वोट होते तो वो वामपंथी पार्टियों को ट्रांसफ़र हो जाते। इसमें लगता है कि वामपंथी पार्टियों के प्रतिबद्ध कैडर ने तो अपना वोट ट्रांसफ़र किया, लेकिन कांग्रेस के का वोट उनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और इसलिए ये जो जोट वाला जो प्रयोग था वो वैसे देखा जाए तो अच्छा होते हुए भी असफल हो गया। ठीक। प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी, इन चुनावों में हमने ये देखा कि भ्रष्टाचार शायद अब भारतीय राजनीति में मुद्दा नहीं रहा है, या शायद चुनावी राजनीति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिन जयललिता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे उसके चलते हुए उनको जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और अभी भी तलवार लटकी हुई है। दूसरी तरफ जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी थी डीएमके, उसके ऊपर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, और कौन ज़्यादा भ्रष्ट है शायद ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो ऐसी सूरत में, और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार के ख़िलाफ़, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ भी भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले आए, लेकिन लगता ये है कि दोनों जगह ये चीज़ कहीं जिक्र में नहीं आई। देखिए, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है पहले भी इतना नहीं था। आपको याद ही होगा जो जब हम पंजाब की राजनीति बात करते हैं, नेहरू जमाने में भी एक भ्रष्टाचार इशू बनना चाहिए था मध्य प्रदेश में, पर बना नहीं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो सोशल डिवीजन है, जो प्लेटो ने जैसे कहा, एवरी सिटी इज ए सिटी ऑफ टू, वन ऑफ इज द अदर ऑफ पुअर, इतना विजिबल डिस्पैरिटी है। इसमें जो बहुत अमीर है, गरीब हैं, इसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए, जो कांग्रेस की बात हो रही थी, आप देखिए कांग्रेस के लिए जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो देश के लिए भी है, क्योंकि जब तक हमारे इधर हेल्दी पार्टी सिस्टम नहीं होगा तब तक तो संकट रहेगी लोकतंत्र में। अब जो जैसे आसाम की बात किया गया, 34 नई फेसेस आई हैं,
पर 34 का 34 पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, किसी का लड़की, किसी का लड़का, किसी का दामाद। ऐसे आपका पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकता। आपको उत्तराखंड में देखिए, वो राव साहब जीत गए, ये तो सही है, पर उनकी जो पूरा पॉलिटिक्स है वो एक फैमिली का है। तो आप देखिए इसका जो है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र जब इतना आगे बढ़ा हुआ है, इसीलिए तमिलनाडु में भी करुणानिधि को नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो नेचुरल लिमिट है उधर हम पहुंच रहे हैं। जब तक हम नए फेसेस, नई इश्यूज, नए लोग लाएंगे। आप देखिए जैसे बंगाल में 70 साल का जो है सीपीएम, वो भी यंग लगता है, क्योंकि यंग है शायद 55 साल का होगा, और उसके साथ जो इश्यूज इतनी बदल गई। आप बंगाल में देखिए, जो कांग्रेस का अब तो लीडर ऑफ द अपोजिशन कांग्रेस होगा, सीपीएम नहीं होगा। पर ये सब बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। क्या इंट्रोस्पेक्शन करेंगे आप इंडियन पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्टैलिनिस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो बंगाल में जो पूरा कायम था 32 साल का, उसके लिए इनको भुगतना पड़ रहा है। जब तक ये लोग जैसे कोई गोरबेचेव आए और बोले कि भाई हमें पास्ट में जो गलती हम लोगों ने किया उससे हम हटके काम करेंगे। आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों में ग्लासनोस्ट और प्रस्तोरिका आना चाहिए? और उसके साथ मैं एक भी चीज कहूंगा, एक सैफुद्दीन चौधरी बोल के भाई साहब थे जी, और बहुत बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने पहले ये प्रपोज किया था कि कांग्रेस और सीपीएम एक साथ काम करे, पर उनका कहना ये नहीं था कि बंगाल में काम करे, पूरा हिंदुस्तान में काम करे। ठीक, वो ये पार्टी भूल गई, तो इसलिए अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस लगने लगा। आलोक शर्मा साहब, जाहिर है कि आज आपके लिए मुश्किल दिन है और आपसे काफ़ी सवाल पूछे भी जाएंगे, लेकिन ये सवाल पूछे भी जाने चाहिए क्योंकि आप की पार्टी एक उसका गौरवशाली इतिहास रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के आज़ाद हिंदुस्तान में भी 70 वर्षों में से ज़्यादातर वक्त आप लोगों की पार्टी का शासन रहा है। वैसे में क्या आप दिल पे हाथ रख के ये बात कह सकते हैं कि वाकई कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि दो तरह की इसके अंदर अवधारणा है। कांग्रेस हमेशा सिग्मास बेस पार्टी रही है, कैडर बेस पार्टी नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में, क्योंकि हम केंद्र में शासन में रहे और जिस तरह के भी आरोप हमारे ऊपर लगते रहे, उससे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जो था जनता के बीच में वो गलत गया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो इस काम में मास्टर हैं कि किस तरह से परसेप्शन को, झूठे परसेप्शन को भी सच्चा बनाया जाए, उससे कहीं ना कहीं हमें आघात लगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दूसरा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल की जो बात प्रोफेसर साहब ने भी अभी कही है, तो कहीं ना कहीं इसमें आत्मावलोकन और समीक्षा की आवश्यकता है कि किस तरह से बड़े बड़े राज्यों के अंदर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत किया जाए। उस दिशा में ठोस कदम उठाने की अवश्य आवश्यकता है। अमन सिन्हा साहब, आज जब चुनाव नतीजे आ रहे थे उस वक्त आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जहां पार्टी कार्यकर्ताओं, कैडर की बात की, उनकी तारीफ़ की और उन्हें बधाई दी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत जम के उन्होंने तारीफ़ की और इस जीत का श्रेय उन्हें भी दिया। लेकिन जब ये नतीजे दिल्ली और बिहार में आए थे उस वक्त ये बात नहीं कही गई थी कि इसके लिए नरेंद्र मोदी साहब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो क्या आप भी कांग्रेस पार्टी की तरह से ही जो आला कमान है, पार्टी नेतृत्व है, उसे हमेशा अच्छा ही श्रेय देते हैं, ख़राब चीज़ का नहीं देते? कुर्बान अली जी, मैं आपको एक बात ज़रूर बता सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में करीब 3 लाख करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं इस गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं। मेरे ईपी में बहुत इको आ रहा है, अगर उसको करेक्ट कर दिया जाए तो जी। और एक डेडिकेटेड फोकस प्रधानमंत्री मोदी जी का नॉर्थ ईस्ट के प्रति उस तरफ था, वहाँ के विकास को लेके था, क्योंकि पिछले 5-6 दशकों में वो कहीं ना कहीं एक उसमें एक नेग्लेक्ट रहा है और वहाँ पे जिस तरह की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे वो शायद मिसिंग रहे हैं। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ा ही होगा और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा फुटप्रिंट बढ़ रहा है उसका श्रेय तो उनको जाएगा ही, उनके नेतृत्व को जाएगा ही, क्योंकि कई लोग, हालांकि वो जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव है, पर उनके नाम पे तो पॉजिटिव वोट पड़ता ही पड़ता है भाजपा को। और लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश में भी अच्छा करेगी जैसा केंद्र में काम कर रही है, ये समझ के जो है वो वोट करते हैं। जहाँ तक आपने बिहार और दिल्ली की बात कही, मैं बस ये आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बिहार और दिल्ली में भी हम लोग हार गए, पर हमारे वोट पिछले विधानसभा चुनाव से वहाँ पे ज़्यादा थे, दोनों ही प्रदेशों में। तो ये नहीं किसी तरह से कहा जा सकता कि जनता ने किसी तरह से रिजेक्ट किया। हमारी सीटें जरूर कम आई, इलेक्ट्रोल अर्थमेटिक और सूटेबिलिटी वहाँ पे हमारे पक्ष में नहीं था,
पर आप देखिए कि 2014 के बाद 6 ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस ने अपनी सरकारें गंवाई और 5 ऐसे प्रदेश हैं जहां भाजपा ने गेन किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने कहा कुर्बान अली जी, जो भी चुनाव हुआ है 2014 के बाद, जितने भी चुनाव हुए उसमें प्रोग्रेसिवली हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ आवर वोट शेयर हम लोगों ने बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया है, और इन टर्म्स ऑफ सीट्स भी हम कहेंगे कि हमारा ज़्यादातर प्रदेशों में बेस्ट एवर परफॉर्मेंस हुआ है। और वो आज के भी इलेक्शन रिजल्ट्स में एविडेंट है। जिस तरह से हमारी बहन जो कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, अभी वो दुहाई दे रही थी, वो अलायंसेस के बारे में बता रही थी, शायद वो खुद भूल गई कि उन लोगों का किस तरह का अनहोली अलायंस था, जो खुद उनके लीडर्स ने अभी कहा पश्चिम बंगाल में, और जो कि फेल हो गया। जो डेस्परेशन है कांग्रेस की और लेफ्ट की भाजपा को रोकने के लिए किसी हद तक जाएंगे, किसी स्तर तक जाएंगे, वो स्पष्ट रूप से उनके एक्शंस में दिखता है। ठीक। पर उसके बाद भी इस तरह के अनहोली अलायंसेस फॉर्म करने के बाद भी वो लोग फेल कर रहे हैं, क्योंकि व्यापक देश का जन समर्थन वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना कॉन्फिडेंस रिपोज करता है और भारतीय जनता पार्टी में अपना कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी साहब को आप श्रेय भी उसी तरह से देते हैं जैसे कांग्रेस से। मैं आता हूं आपके पास में। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहा था कि 2014 का जो जनरल इलेक्शन था उसके बाद से जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा है। अगर वेस्ट बंगाल को भी देखें, आज इनकी मात्र 2 सीटें आई हैं। अगर जनरल इलेक्शन में देखें तो 26 सीटों पर इन्होंने लीड ली थी। इसी तरह से केरला में भी 13 सीटों पर लीड, लेकिन वो हरियाणा में चुनाव जीते, वो झारखंड में चुनाव जीते। हरियाणा में भी वोट परसेंटेज इनका जनरल इलेक्शन से अगर 2014 से कंपेयर करें तो गिरा था, झारखंड में भी गिरा था। चलिए, तमाम राज्यों में इनका वोट परसेंटेज गिरता चला जा रहा है। ठीक, अमरजीत साहब, अभी अमन सिन्हा साहब कह रहे थे कि आप पश्चिम बंगाल में जिसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, केरल में उसी के खिलाफ खड़ी हुई नज़र आती हैं और एक दूसरे के खिलाफ ही पूरा इलेक्शन कैंपेन होता है। तो ये क्या कोई विरोधाभास नहीं है, पैराडॉक्स नहीं है भारतीय राजनीति का? मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि स्टेट टू स्टेट सिचुएशन होती है। केरला का एक बहुत बरसों से, दशकों से ये ट्रेंड रहा है, कांग्रेस लेड फ्रंट एंड लेफ्ट फ्रंट। तो यूडीएफ अगर सत्ता में है तो एलडीएफ ही उसके लिए सीट को हासिल करने की लड़ाई लड़ेगी, पावर को हासिल करने की लड़ाई लड़ेगी, और एलडीएफ अगर सत्ता में है तो यूडीएफ करेगी। तो उसमें अलायंस को होली या अनहोली अगर कहने शुरू करेंगे तो इन्हीं से ही हम पूछ लेंगे कि इन्होंने कितने होली और कितने अनहोली अलायंसेस किए। अलायंसेस होली अनहोली नहीं होते। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली डाइवर्जेंट फोर्सेस के साथ आप कर रहे हो तो उसकी क्या जवाबदेही। दूसरी बात मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि जो 6% वोट इनका बंगाल के अंदर गिरा है, तो क्या जो इनका स्टाइल है टैक्टिक्स बरतने का, तो क्या उसमें उन्होंने वोट टीएमसी को ट्रांसफ़र किया है? ये भी मैं उनसे पूछना चाहूँगी। मैं ये मानती हूँ जो कुलदीप जी ने कही कि वोट ट्रांसफ़र पता नहीं ईमानदारी से हुआ कि नहीं लेफ्ट को, वो एक विश्लेषण की बात होगी। लेकिन जो कुलदीप जी आपने कहा परसेप्शंस के बारे में, मैं मानती हूँ कि 2019 नहीं कह सकते इस 5 राज्यों के चुनाव को लेके कि उस पर इम्पैक्ट कोई दिख रहा है या नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि विधानसभा के साथ हम कंपैरिजन ना करें, क्योंकि 2011 की बात मत कीजिए। बात आप ये कीजिए कि 2014 में बीजेपी बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से जीती और उसके साथ साथ अलायंस से पहली बार फिर से सिंगल पार्टी का राज आया। उसी के साथ साथ मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ। तो 2014 से तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। और उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 5 राज्यों में 4 राज्यों के अंदर इनका वोट बैंक गिरा है। अगर गिरा है तो क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी नहीं गिर रही है? उसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट चुनाव है और उसके बाद ये गिर रहा है ग्राफ। उस सेंस में देखें तो 2019 को के नज़दीक जाने की आप बात सोच सकते हैं और उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। एक ही पॉइंट मैं कहना चाहूँगी जरूरी, जो मैं समझती हूँ, ये कांग्रेस मुक्त भारत या कुछ और मुक्त भारत या लेफ्ट मुक्त भारत, जो भी ये बात करते हैं, पर अभी कर क्या रहे हैं? लोकसभा चुनाव में भी देख लीजिए और राज्यसभा चुनावों में भी देख लीजिए, सिटिंग एमएलएस कांग्रेस के और रीजनल पार्टीज के सिटिंग एमएलएस को ये वोट सीट देते रहे हैं, सिटिंग एमपीज को ये सीट देते रहे हैं। तो ये कांग्रेस को ही उधार में लेकर के और जीतने की बात है। इन्होंने अपना क्या नया बनाया है, ये भी जी। अमन सिन्हा साहब कुछ जवाब देना चाहेंगे अमरजीत कौर साहिबा ने जो सवाल उठाए हैं? नहीं, मैं जवाब देना चाहूँगा, पर पहले मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ और कृपया मेरे मुंह में शब्द डाल के कोई उस स्टेटमेंट को जो है एक्सट्रेपुलेट ना करे।
मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किस तरह का फोकस जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा नॉर्थ ईस्ट को लेके, किस तरह के इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए और उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है चुनाव में। और इसीलिए जो क्रेडिट है उसका इन सब चीज़ों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है। और जब पूरे देश में फुटप्रिंट बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में लोग अगर विश्वास रिपोज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आता कि इसमें लोगों को क्या समस्या हो जा रही। दूसरी बात, देखिए मैं ये व्यर्थ की चर्चा में नहीं जाना चाह रहा। अगर कोई इतनी बेसिक बात को नहीं समझ सकता है कि एक विधानसभा के चुनाव किसी दूसरे विधानसभा के चुनाव के साथ ही कंपेयर किए जा सकते हैं, ये लोकसभा का वोट शेयर लेके कह रही हैं कि यहाँ पे ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। अरे भाई, आप अपनी स्थिति देखिए। और कोई भी यहाँ का वोटर जो है बहुत समझदार है, उसे पता है कब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कब लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर वोटर ये बात को समझता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा में जो हम लोगों ने गेन किया है, बल्कि 2014 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं कुर्बान अली जी, सभी में हम लोगों ने अपना ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वोट्स गेन, वोट शेयर, एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, ये दोनों हम लोगों ने किया है। और प्रोग्रेसिवली जो हमारे डेस्परेट मित्र हैं कांग्रेस और लेफ्ट के, मुझे पता नहीं चलता, कभी कभी लेफ्ट भी कांग्रेस का प्रवक्ता हो जाता है। कभी ये लोग बोलते हैं, कभी तो ये कह रहे हैं कि हमारी 20 सीटें आ गई वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, उसमें कांग्रेस उसकी जिम्मेवार है। इनके नेता मैं सुन रहा था बोल रहे थे कि वोट नहीं ट्रांसफर हुआ, क्या नहीं हुआ, और अब यहाँ पे आके कुछ और राग लाते हैं। तो मैं तो बता रहा था कि अलायंसेज में किस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर इन्हें अलायंस करना चाहते हैं, इन्हें मुबारक हो, ये करें अलायंस जहाँ पे भी करना। चलिए, आपने हमारे साथ मैं लाता अपनी हूं। पार्टी की जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर रहा था जी। और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से व्यापक समर्थन मिल रहा है, उसके बल पे हम लोग इतनी बड़ी पार्टी बने हैं, और आपके सर्टिफिकेट और आपके मिसप्लेस्ड एनालिसिस के बल पे नहीं बने। अमन जी, थोड़ा सा मुस्कुराइए, आज आपके लिए मुस्कुराने का दिन है, तनाव में मत आइए। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अमन सिन्हा साहब भी लगभग वही तर्क दे रहे हैं जो कि आलोक जी दे रहे थे कि आंकड़ों से ये सिद्ध करना कि हमारा वो बढ़ रहा है। जहाँ सीधी बात है, जो जीता वही सिकंदर, जहाँ आप जीते हैं वहाँ जीते हैं, जहाँ हारे हैं वहाँ हारे हैं। और दूसरी बात ये कि दिल्ली में और बिहार में नरेंद्र मोदी साहब ने सबसे ज़्यादा प्रचार किया था, धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन वहाँ जो हार मिली उसका उनके ऊपर कोई दोष नहीं डाला गया। असम में उन्होंने बहुत कम प्रचार किया इस बार, अगर आप देखें जी, लेकिन असम की जीत का श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि वही कांग्रेस वाली परंपरा है जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि जो सर्वोच्च नेता हैं, सारी जीत का श्रेय उन्हें, और अगर हार हो रही है या कहीं असफलता मिल रही है तो वो संगठन की जिम्मेदारी है। जी, प्रोफेसर सुब्रत जी, बहुत संक्षेप में। जी हाँ, कुलदीप जी ने जो कहा उसी को मैं कह रही हूँ कि असम में उन्होंने कम किया प्रचार, और वहाँ उन्होंने लोकल लीडर्स दिए जो बैकग्राउंड कांग्रेस से भी आने वाले एक नेता थे और दूसरे भी थे। वहीं पर केरला और तमिलनाडु में बहुत कंसंट्रेटेड पूरी कैबिनेट ने प्रचार किया, और केरला और तमिलनाडु के अंदर इनका ग्राफ गिरा है, एक्सेप्ट कि केरला में इनका खाता खुला, उसको मैं मानती हूँ। नहीं, वोट परसेंटेज जो वोट तो बढ़ा है, 5% से 15% आ गया, इसको आप नकार तो नहीं सकते? मैं नकार नहीं रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि दोनों जगह के ऊपर वोट एक जगह पे बढ़ा है, एक जगह पे गिरा है, दूसरी जगह नहीं बढ़ा है। लेकिन आप अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बात करें ना, केरला और तमिलनाडु के अंदर क्यों नहीं मोदी जी के? लेकिन मेरे ख्याल में आपको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि लेफ्ट का ग्राफ लगातार क्यों कम होता जा रहा है। संसद में आपकी प्रेजेंस बिल्कुल कम हो गई है, खास करके आपकी पार्टी की, सीपीएम की तो अभी कुछ सदस्य नजर भी आते हैं, लेकिन और 3 राज्यों से बाहर आप नहीं निकल पा रहे हैं, पिछले 30-35 सालों से हम ये देख रहे हैं। आखिर इसका भी जवाब आपको देश को देना चाहिए। बहरहाल, इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं इन राज्यों के चुनावों की। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, आप मुझे बताइए कि एक ज़माना था 1967 से लेकर के लगातार पिछले कई दशकों तक ये गैर कांग्रेसवाद चला, और उसमें भी तमाम होली अनहोली अलायंसेस हुए, तमाम राइट विंग से लेकर के लेफ्ट विंग तक। 67 की संविध सरकारों में जहाँ जनसंघ होती थी, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी भी होती थी, वहीं रिपब्लिकन पार्टी भी होती थी, वहीं स्वतंत्र पार्टी भी होती थी। अब जब से भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार में आई है, एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसी तरह का गैर भाजपावाद का माहौल बन रहा है, जो कामयाब होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत प्री मैच्योर है उसके लिए जी, क्योंकि 2014 का जो नतीजा था वो अनएक्सपेक्टेड था।
और कोई भी पार्टी नहीं सोचा था, मुझे लगता है बीजेपी ने नहीं सोचा होगा जो हमें इतने सीटें मिल जाएगी, क्योंकि वोट परसेंटेज बहुत कम था, 31% ही था। पर अब यार एक मिड वे करेक्शन का जो बात हो रही है जी। अब देखिए जो चुनाव है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंडिकेटर्स करके उम्मीद आ रही है। पहले देखिए, आपको किसी भी जगह सीट जीतना है तो एक 20% का थ्रेशोल्ड क्रॉस करना होता है, वो बीजेपी नहीं कर सका केरल में। तो इसमें इसका अनुसार है जो फ्यूचर में भी ज़्यादा संभावना इसके पास नहीं है। अब आसाम को देखिए, आसाम में किसी जमाना में ये कहा जाता था कुली अली बंगाली, ये कॉम्बिनेशन होता था कांग्रेस के सपोर्ट में, वो फ्रैक्चर्ड हो गया। और जैसे हिंदू मुसलमान है, जो मुसलमान है, जो हिंदू मुसलमान दोनों बांग्लादेश के हैं, एक साथ वोट करते थे, उसमें काफ़ी डेंट आ गया है। इसके देखिए जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो मुझे नहीं लगता जो बीजेपी के लिए है, ये श्रेय जाता है आपका गोगोई के लिए। गोगोई अपना टीम बरकरार नहीं रख सके, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी इतना बढ़ गया क्योंकि आसाम में अभी भी जो स्थिति है, जो पूरा बहुमत बीजेपी के पास नहीं है। एजेपी और बोडोज, और ये तो कभी भी कहीं जा सकते हैं, इसीलिए अभी तो है संतुष्टि है, पर 5 साल आसाम में कैसे बीतेगी ये बताना करीबन असंभव है। बंगाल में जो आप चीज़ आई हुई है वो मुझे लगता है लेफ्ट को चिंतन की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ज़माने में ममता बोलती थी जो कांग्रेस सीपीएम की बी टीम है, अब तो सीपीएम कांग्रेस की बी टीम बन गई जी। हाँ, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ही नहीं मिला। तो इसीलिए पहले देखिए, एक जो केरला का जो कम्युनिस्ट हैं, एक अच्युतानंदन जैसे लीडर हैं, बंगाल में नहीं है, तो इनको तो समीक्षण तो करना ही पड़ेगा। और जिस तरह आप बुद्धदेव भट्टाचार्य बात करते थे, आप 30 हो हम 250 है, हम जब दिल्ली में हम इधर से खींचेंगे सरकार रहेगी या गिरेगी, इस तरह का बात शोभा नहीं देती। और आपको इसके लिए पूरा बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो आप रिलीक ऑफ हिस्ट्री बन जाओगे। कुलदीप कुमार साहब, असम का जो चुनाव हुआ उसमें जो कैंपेन था और उसमें जो इश्यूज थे, क्या आपको लगता है कि वो एक हम कह सकते हैं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या उसमें कुछ आपको विभाजनकारी तत्व भी नज़र आते हैं? नहीं, विभाजनकारी तत्व तो थे ही, ख़ासतौर से जो उनका जो मौलाना क्या बदरुद्दीन अजमल, तो उनका कैंपेन जाहिर है कि उस तरह का कैंपेन, और फिर उसके खिलाफ जो कैंपेन होता है, तो ये पोलराइज करने वाला और विभाजनकारी तो है ही। और मैं समझता हूँ कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं उनके पीछे जो अलाइंसेस हुए हैं वो, और जो कैंपेन है वो तो है ही, ये विभाजन का जो तत्व है इसकी भी कोई भूमिका ज़रूर रही है। और ये जिस तरह से अभी अमन सिन्हा साहब कह रहे थे कि बीजेपी के फुटप्रिंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे दक्षिणी राज्य हो या कश्मीर हो या पूर्वोत्तर राज्य हो, इससे आप कितना सहमत हैं कि बीजेपी एक पैन इंडिया पार्टी की तरफ अग्रसर हो रही है? नहीं, होती नज़र तो आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि केरल जैसी जगह में अगर उनका 5 से 15 यानी 3 गुना उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया है, और असम में सरकार बना रहे हैं, तमिलनाडु में भी उनकी प्रेजेंस है, तो ये तो अब पहले जो जनसंघ के बारे में था कि वो उत्तर भारत की पार्टी है, अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। और ये सही है कि जैसे कांग्रेस पूरे देश में लगभग हर जगह मौजूद थी, अब भारतीय जनता पार्टी भी उसकी जगह लेती जा रही है। जी। अमन सिन्हा साहब, असम में जो चुनाव प्रचार हुआ और जिसका अभी जिक्र मैंने कुलदीप कुमार साहब से भी किया, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि कुछ देर पहले आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं गोस्वामी साहब गुवाहाटी में, वो कह रहे थे कि ये जो माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी, इनमें जो हिंदू माइग्रेंट्स हैं उनके बारे में अलग राय उनकी थी और जो मुसलमान हैं उनके बारे में अलग थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से आप इस चश्मे से देखेंगे तो देश में विभाजनकारी तत्वों को ज़्यादा मदद मिलेगी? नहीं, देखिए, वहाँ पे कुर्बान अली जी, एक हमारा विजन डॉक्यूमेंट आया है और उनमें इन सब इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है। जब सरकार बनेगी तो इस पे आगे अपनी कार्रवाई करेगी, पर इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिस तरह का आप एल्यूड कर रहे हैं। और अगर किसी ने कहीं कोई बात कही है तो वो उसका अपना पर्सनल मत हो सकता है, पर जो विजन डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने लिखा है उसमें कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और यही पॉलिसी भी है स्टेट गवर्नमेंट की।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो पैन इंडिया प्रेजेंस की बात हो रही थी, आज जनता के आशीर्वाद से कुर्बान अली जी, भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में उभरा है। आज 10,000 इसके रिकॉर्डेड सदस्य, 10 करोड़ सदस्य हैं इस पार्टी के कम से कम। और पूरे देश में चाहे आप किसी भी यार्डस्टिक पे पैमाने पे देख लें, अगर नंबर ऑफ MLAs, MLCs और MPs को देखें, या आप हमारे वोट शेयर को देख लें, या आप ये देख लें कि देश का कितना हिस्सा, करीब 45% जो है वो भाजपा शासित प्रदेशों में और कांग्रेस में करीब 6-7% जो है पॉपुलेशन कवर होता है। तो किसी भी पैमाने पे देखें, हम लोग पैन इंडिया पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, और इसके आसपास अभी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पहले रही थी, पर आज इसका वजूद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसके हमारे कांग्रेस की मित्रों को चिंता करनी है, पर जिस तरह से वो लोग डिनायल मोड में रहते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद वो इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं करना। चलिए, आपने अपने विजन डॉक्यूमेंट की बात कही, व्यापक जन समर्थन मिला है, उसमें जरूर जो केंद्र सरकार की अच्छी पॉलिसीज रही हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व रहा है और अमित शाह जी की अध्यक्षता में जो काम हुआ है, उसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने अभी विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया। आसाम में लगभग 35% मुस्लिम आबादी है, पश्चिम बंगाल में लगभग 30% है, और इसका जिक्र सच्चर कमेटी ने किया है, जिसको आपकी पार्टी भी मानती है। और आपकी पार्टी और प्रधानमंत्री का भी ये कहना है कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो 15 सूत्री कार्यक्रम चला आ रहा है वो जारी रहेगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय भी आपके यहाँ कायम रहा, आपकी सरकार आने के बाद ख़त्म नहीं हुआ। क्या आज आप इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर सकते हैं कि इन राज्यों में जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है वो आपके शासनकाल के अंदर बेहतर हो सकेगी? देखिए गुरबालनी जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा, पर मैं आपको ध्यान दिला दूं, जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, मेरे आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ पे जितना अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जो विकास हुआ, उनकी जो ग्रॉस इनकम बढ़ी, वो और भारत के किसी प्रदेश में नहीं बढ़ी। और ये सब, दिस इज़ ऑल अ मैटर ऑफ एविडेंस एंड रिकॉर्ड, वो सब एग्जिस्ट करता है, कोई जाके इसको चेक कर सकता है। जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन काम किया है। ये गलत आरोप जो है लोग लगाते हैं, और इसका एक्शन में कहीं पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, और व्यापक जनता का जन समर्थन तब भी हमें मिलता है। इसी तरह का क्रिटिसिज्म हमारे कांग्रेस के मित्र या लेफ्ट के मित्र करते रहते हैं, हमेशा कॉम्युनल बोलते रहते हैं। क्या आप समझते हैं कि भाजपा को जिसको इतने लोग वोट कर रहे हैं, वो सब लोग कॉम्युनल हैं क्या? तो मैं इस तरह की एनोलॉजी में नहीं जाना चाह रहा, बहुत गलत है इस तरह की जो बातें करते हैं, और हमारे एक्शंस में कहीं पे नहीं रिफ्लेक्ट करता। ऑन दी कॉन्ट्ररी, जहाँ जहाँ पे भी भाजपा की सरकारें रही हैं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, बहुसंख्यक समुदाय हो, सभी लोगों ने प्रगति की है। सभी का एक जो एक लेवल ऑफ लाइफस्टाइल है, और जो एक जिसको गुड लाइफस्टाइल कहते हैं, वो सबका इम्प्रूव किया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव किया है। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ही मिसप्लेस्ड है आरोप, और मैं अश्योर कर सकता हूँ आपको कि कहीं पे भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है प्रोफेसर सुब्रत जी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये बात आप जो गुजरात के जो बात कर रहे हो, ये आसाम के ऊपर शायद प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो प्रोफेस पॉलिसी है वो है, जो बांग्लादेश से जो हिंदूज आ रहे हैं वो शरणार्थी हैं, और जो मुसलमान जो आ रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये कौन सी पॉलिसी हुई, कौन सी संविधान के अनुसार आप बात कर रहे हो, जब इसको लेके जो आपका AGP और बोडोज दोनों में बहुत शंका है। जो मिडिल क्लास जो आसाम में है वो दोनों को नहीं चाहते, पर आप उसमें भी एक विभाजन करके एक पूरा जो कांग्रेस कॉलिशन है उसको एक धक्का पहुंचाना चाहते हो। इसमें तो सबका विकास मुझे नजर नहीं आ रहा है। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी ने आपसे सवाल किया, अमन सिन्हा साहब। नहीं, प्रोफेसर मुखर्जी, कोई शंका नहीं है। आपके मन में शंका हो सकती है। जनता का व्यापक जन समर्थन मिला आपका है, प्रोफेस आसाम पॉलिसी के है, लोगों ने वोट किया है, हमारा विजन डॉक्यूमेंट सामने है, और मैं अभी परिणामों पे चर्चा कर रहे हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, पर जो भी हमारी स्टेटेड पॉलिसी है सब विजन डॉक्यूमेंट में है। मैं एश्योर कर सकता हूँ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और इसलिए बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने का कोई लाभ नहीं। पर मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ आपको कि आप एविडेंस देख लें, जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो या किसी भी समुदाय के लोग हों, सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनकी ग्रॉस इनकम्स हैं, सभी में बढ़ोतरी हुई है, उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है। ठीक है। और यही हमारा ध्येय है कि देश तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं।
ये आलोक शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे मैं थे। केवल ये कहना चाहता हूँ, गुजरात अपने आप में एक प्रॉस्पेरस स्टेट रहा है और गुजरात में किसी भी वर्ग के, किसी भी समुदाय के व्यक्ति रहे हों, उन्होंने हमेशा ही प्रोग्रेस किया है। उसमें कोई बीजेपी की आज तक कोई पॉलिसी हमें नज़र नहीं आई है। और अगर कोई आज भी विदेश में, आप भी केंद्र की सरकार की अगर किसी भी तरह से कोई पॉलिसी है माइनॉरिटीज़ के लिए, तो बताएं कि आपने क्या किया है। आसाम की एक संयोग की बात है कि जितना लीडर ऑफ अपोजिशन, जितने भी लोग थे, वो सब लोग यूनाइट हो गए और कांग्रेस के पीछे एक 15 साल का एंटी इनकम्पेंसी था। अगर आप कह रहे हैं कि साहब मोदी साहब का इतना अच्छा विज़न है और मोदी साहब ने विकास किया है, 400-500 किलोमीटर वेस्ट बंगाल का बॉर्डर आसाम से छूता है, क्या बॉर्डर क्रॉस करते ही मोदी साहब की लीडरशिप शून्य हो जाती है? क्या वही लीडरशिप तमिलनाडु में काम नहीं आती है? क्या वही लीडरशिप केरल में तक काम नहीं आती है? मैं समझता हूं कि आज एक संयोग के कारण आप असम में सरकार बना पाए हैं, इसके अलावा कहीं पर कुछ नहीं है। आपके पास अपना लीडर तक नहीं था कि किसको जी जी, मैं आता हूँ अमर जी बनाएं। आपके पास। अभी अमरजीत कौर साहिबा भी कुछ कह रही हैं और उसके बाद आपका जवाब लूंगा। जी मैं ये कह रही हूँ कि एक तो बहुत आप डिस्प्यूटेड बात कह रहे हैं, आज वो एजेंडा नहीं है, नहीं तो हम उसको खोल के रखते कि आपके विकास के क्या नतीजे निकले हैं। खुद गुजरात के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 12 साल के मोदी जी के राज में कितने गिरे, आप ही के डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स है, समय नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो सीधे सीधे ये कहना चाह रही हूँ कि आपके बड़े नेताओं ने जैसे ही असम के चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद असम में जाके ये बोला था कि जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको हम सिटीजन बनाएंगे। आप आज विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपके बड़े नेताओं की बात कर रही हूँ, मोदी जी समेत, जिन्होंने वहाँ ये कहा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा और जो हिंदूज हैं उनकी हम कंसिडरेशन करेंगे। तभी मैंने कहा एंटीथीसिस है एजीपी और बोडोलैंड के साथ, लेकिन आपने दरियादिली दिखा के उनके साथ मोर्चा करके इस चुनाव को जीता है। पर ये एक क्राइसिस की बात है, आप डिनाई नहीं कर सकते कि बीजेपी के किसी एक नेता ने अब उनका जवाब सुन लेते हैं। जी अमन साहब। देखिए, हमारे मित्र चुनाव में बुरी तरह से हार चुके हैं, हमारी सिंपथीज है उनके साथ, पर इतना डेस्परेशन अभी भी कैंपेन मोड में ही लगे हुए हैं। हम लोग आज परिणामों को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, भाजपा के नेतृत्व की बात कर रहे थे, अगर सबसे ज़्यादा व्यापक जन समर्थन किसी नेता को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। मैं ध्यान भी नहीं दिलाना चाह रहा, शायद वो भूल गए कि उनके कौन नेता हैं और उनकी क्या दुर्गति हो रही है। कांग्रेस किस तरह से हार रही है, अपनी पार्टी की चिंता करके और उनके नेतृत्व की चिंता किए बगैर वो भाजपा की चिंता कर रहे हैं। तो आप कृपया भाजपा की चिंता करने का काम भाजपा के लोगों पे और जो हमारी जनता है उसके ऊपर छोड़ दें। और जनता व्यापक जन समर्थन दे रही है, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हो रही है, जिस हर्ष पे आ गई है, अभी 44 पे है। पहले जब 2014 में, जब हम 2012 में उनके पास करीब 16-17 सरकार, आप भी तो 2 में पहुंचे थे एक दफा। 6% भाई साहब, आप भी तो 2 में एक दफा पहुंचे थे। इसकी चिंता इनको नहीं है। और ये जो है, ये बोल रहे हैं कि भाजपा की क्या स्थिति है, तो आप अपने आप को देखिए, अपनी स्थिति को देखिए, अपने नेता को देखिए, जिसका कि कोई कहीं पे भी किसी तरह का कोई जन समर्थन नहीं है। आपके खुद अपने लोग आके बोलते हैं दैट ही इज अ फेल्ड लीडर। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, आरोप ना लगाएं आप। मैंने जो आप इनका प्रश्न किया, आप उनका उत्तर दें तो बेहतर रहेगा। और एक इस तरह का जो है, इस तरह की लीगेसी को आगे बढ़ाया जाता है और आप यहाँ पे आके भाजपा के नेतृत्व को क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आपकी अथॉरिटी और लेजिटिमेसी है क्वेश्चन? नहीं, मैं केवल ये कहता हूँ कि वही नेतृत्व आसाम में कामयाब है तो बंगाल में कामयाब क्यों नहीं है? नहीं, एरोगेंस मदद नहीं करेगी। मैं लेफ्टिस्ट होने के नाते कह रही हूँ, एरोगेंस ने मदद नहीं की लेफ्ट की। वही मैं कह रहा हूँ, आप ही को मैं कह रही हूँ, लेफ्ट की मदद नहीं की तो आपकी मदद हो जाएगी जितना एरोगेंस है आप में। हर जगह जो है आप लोग आप कह रहे हैं, पर इस पे डायलॉग कैसे हो सकते हैं? जिस तरह का पोजीशन आप ले रहे हो, इससे कोई डायलॉग संभव है? नहीं, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो कि आप डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। आप तो फिलिबस्टरिंग कर रहे हो। वोट शेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स अपना ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम पे और उनके नेतृत्व पे भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव में पॉजिटिव वोट मिलता है। और इसलिए आपके नेता की तरह नहीं है। और मैं उस डिबेट में जाना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि कहीं चलिए हम उस डिबेट में ना जाएं, हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, दिल्ली और बिहार में क्यों नहीं मिला था वो? यूपी और बिहार में फेल हो जाते हैं वही नेता, आप कैसा क्यों? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। चलिए आज सवाल पॉलिटिकली कोई मैच नहीं है और इसलिए आके यहाँ पे इस तरह के आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। अमर जी रहिए, आप जरा थोड़ा शांत हो जाइए। आज मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा दिन है, आपको खुश होना चाहिए। कुलदीप जी, ये जो देखिए 1:4-5 पैनल है जी,
नहीं बिल्कुल आपको पूरा वक्त दिया जाए। देखिए 1:4 है तो क्यों है, ये भी तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। ये तो इस तरह का गलत बात मत कीजिएगा। नहीं, दिस इज एरोगेंस। 1:4 नहीं है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं और 2 एक्सपर्ट्स बैठे जी। You cannot castigate us like You that. cannot do like that. मैंने तो भारतीय जनता पार्टी आप हमें गाली दे एक मिनट, सकते हैं, आप इनको गाली दे जी सकते जी जी हैं। जी कुलदीप साहब कुछ बीजेपी कह को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है क्या? मैंने तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अभी आप कौशल लोगों की ने दाद दी बीजेपी है। को क्रिटिसाइज आप किया, हमारे कांग्रेस के मित्र ने क्रिटिसिज्म क्या है किया, जी। तो मुझे क्रिटिसिज्म जवाब तो आप देना भी पड़ेगा। कीजिए ना। अच्छा, आप क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हो। कीजिए, हम लेकिन- गाली सुनने को लेकिन क्या एक- है? You are hitting below the कांग्रेस से belt. सवाल नहीं पूछा एक है। नया राजनीतिक मैडम, सिद्धांत आपने ये कोई पिछले कांग्रेस से सवाल नहीं पूछा है। पिछले 2 ना साल कोई में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कांग्रेस के ऊपर। जी कुलदीप साहब अगर पिछले 2 साल में एक नया राजनीतिक सिद्धांत गढ़ा जा रहा है इस देश में जी कि हमें इतना बड़ा जनादेश मिला है, आपको क्या अधिकार है हमसे सवाल करने का, हमारी आलोचना करने का। अरे जब नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनसे बड़ा तो मैं कह रहा हूं, जननायक आप अपनी चिंता कर लीजिए। नहीं, तब आप उनकी आलोचना करते थे कि नहीं करते थे? तो आलोचना करने का अधिकार इस बात से समाप्त नहीं होता कि किसी को किसी एक हम लोगों पार्टी ने तो आलोचना की कभी बात ही नहीं की। किसी एक पार्टी को आलोचना को हम वेलकम करते हैं, पर नहीं, उसका कोई बेसिस नहीं, होना चाहिए। नहीं आलोचना। बेस नहीं, भी नहीं, है, लेकिन अब- आज वो अब विषय बेसिस है नहीं कि है। नहीं, ये कौन तय आप मुझे करेगा? केवल ये बता दीजिए कि जिसकी आसाम में आलोचना 200 हो रही है, रुपए वो किलो तय दाल करेगा नहीं कि बिक रही है बेसिस है क्या? कि नहीं? आप आसाम की और नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, भाई, मैं क्या अपना महंगाई opinion कम हो तो गई, बोलूंगा प्राइसेस ना। ऑयल तो के वो तो कम हम हो भी गए? बोलेंगे। आप मुझे बताइए क्या 15 लाख रुपए आसाम के लोगों के आलोक जी, अकाउंट में आ आलोक गए? जी, आलोक क्या जी, ब्लैक मनी आ गई? क्या फॉरेन पॉलिसी आपने सुधार दी? पाक के साथ विदेश नीति का क्या हाल है? हम लोग डबल नहीं, ट्रिपल आलोक कर जी रहे हैं देखिए अपना अभी वोट जो है शेयर। अगर आप तो किस इस तरह तरह का नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर, आप आधार बहुत हैं नहीं, आलोचना चर्चा करने के, का लेकिन आज थोड़ा का वो ऊपर विषय दर्जा नहीं। होना चाहिए। इश्यूज को लेके बात और यहाँ करें। पे कई वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं जी। आप बताएंगे कि 5% का स्विंग जो है उसको बहुत मैमूथ लैंडस्लाइड माना जाता है। 10%, 12% भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है अपने आप में। कहां गेन कर रही है? केरला में भी अगर लोकसभा के चुनाव से कंपेयर करेंगे तो आपका ग्राफ गिर गया है। गिरा है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? बंगाल में भी गिरा बार है। बार एक झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मैं पढ़ बनेगा। देती हूँ जो आ कितना रहे हैं, गिरा आप है। उसको पूरा याद आप इतना पूरा करना आंकड़ा है चाहते हैं। हमारे पास। कभी मैं भी पढ़ एक- देती हूँ आपको, कभी भी एक 36.5 विधानसभा से के चुनाव को 29.4 आ आसाम में भी आपका ग्राफ गिरा है। असम में अरे भी आपका आंकड़े तो आपके पास 7% है, पर गिरा आप है। उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी कुलदीप साहब आप कुछ और कह रहे थे 16% अमरजीत गिरा है साहब आपका वहाँ पे। गिरा नहीं है मैडम, नहीं, हम मैं लोग 6 कुलदीप पे जी थे, की हम बात लोग से 61 बिल्कुल पे आ गए। सहमत हूँ। कुलदीप जी ने नहीं, जो कहा बेस है, ईयर कौन सा है आप ये बताइए ना। मैं तो- 2011 है, 2014 है। 52% पे आया है। आप 2014 को तो नहीं ले सकते, आप 2011 से करिए ना विचार। एक मिनट। बार वहां शासन में रही। जी अमन जी जरा कुलदीप साहब की बात सुन लें फिर उसके बाद आपके पास एक आते हैं, मिनट वरना बस अगर एक हम point पे अपना एक रखते दूसरे एक साथ कई लोग बोलने लगेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कह रहा है। जी कुलदीप जी। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अमन सिन्हा साहब जो कहने की 1:4 वाला है, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कौशल दिखाया, अलायंस किए, जीत हासिल की, मैंने तो उसकी अभी दाद दी है, उसकी तारीफ की है। तो ये कहना कि सब 4 के खिलाफ 1 ये हो गया है, ये तो ठीक नहीं है। हम लोग तो ऑब्जर्वर्स हैं, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ नहीं, हम ही नहीं है। तो हम तो जो हमें ठीक लगेगा वो हम बोलेंगे। मैंने किसी के ऊपर कोई पर्सनल आरोप नहीं लगाया है, पर 1:4 बोला है। अगर 4 लोग भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो भाजपा वाले को बोलने का समय तो दिया जाएगा ना डिफेंड करने अरे का। आपके नहीं, खिलाफ ये तो कोई हमने बात नहीं नहीं। कहा, प्रश्न हमने पूछते तो थे, फैक्ट्स इसीलिए मैंने बोलने कहा। की अगर कोशिश लेफ्ट किया। के खिलाफ चलिए, यहाँ ठीक। 4 जने बोल लिए तो चलिए, फिर फिर मैं बात- कहूँगी 4 के बराबर टाइम दो लगा मुझे। रहे। जी जी कुलदीप साहब अपनी बात genuine पूरी बात करें नहीं फिर है मैं आपकी। प्रोफेसर नहीं, मैं सुब्रत- अरे मैडम आप बाद कुछ में कांग्रेस की शान में भी कुछ बोल लीजिए ना। मैं आपकी शान में बोलूंगी जी। शुक्र उनकी है शान में क्यों बोलूं, आपकी शान में बोलूं। शुक्र है बीजेपी के प्रवक्ता ये नहीं कह रहे अच्छा, कि चलिए। आप बोलिए, किसने बीजेपी के रोका खिलाफ है? बोलेगा सुब्रत और मुखर्जी पाकिस्तान साहब। मेरे चला ऊपर जाए। ये इल्जाम मत और लगाइए केरल कि आप पाकिस्तान भाजपा से आया को है। क्वेश्चन कर रही है और आपका मैं आपको सिंपल नहीं फंडा करूंगा। है, कोई भी एक्सपर्ट अगर आप आपके अमरजीत फेवर जी में बोले, अमरजीत जी आपकी बात अमरजीत जी करे, देखिए तो ऐसा वो है पार्टीजन हो एक गया। हम लोग शालीनता के साथ बात करें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और जाहिर है कि जो नतीजे आए हैं, जो इबारत लिखी गई है वो दीवार पे साफ दिखाई दे रही है, उस पर किसी तरह की कोई बहस हो नहीं सकती। जो जीता वही सिकंदर। लेकिन ये विधानसभा चुनावों के नतीजे भविष्य की किस राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान का जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, प्लूरलिज्म है, उसको पूरा रीइंफोर्स किया है। अब इस नतीजे में जैसे मैंने पहले भी कहा, हर राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। छोटा बड़ा वो और बात है। तो इसका मतलब है हमारी जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है वो लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उसको सुदृढ़ बनाने का पूरा एक चेष्टा हो रही है और उसमें हम लोग काफ़ी सफल हो गए हैं।
उसमें पैराडॉक्सेस है। जैसे देखिए जयललिता का और डीएमके का 10% फर्क है, फिर भी उनको सीट इतना कम मिला है। पर बंगाल में 7% फर्क है, उसमें ममता को इतना आगे एडवांटेज मिल गया। वो सारे कंट्राडिक्शंस वो हिंदुस्तान में रहेगा और चलेगा। पर बात जो हम देख रहे हैं इसमें पीपुल्स विक्ट्री हुआ है और लोग वॉच कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल कुछ गलत स्टेप लेगा तो अगले चुनाव में उनको धक्का मिलेगा। ये सबसे रीएश्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी है और सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक। अमरजीत कौर साहिबा, आप इन चुनावों से, यानी आपसे मुराद मेरी अवाम मोर्चा है जिसमें 4 दल शामिल हैं, क्या सबक हासिल किया है? सबक यही हासिल किया है कि जनता के साथ कनेक्ट जारी रहना चाहिए कहीं भी हो। और दूसरी बात ये है कि अलायंस पॉलिटिक्स को ऑनेस्टली निभाना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हाँ, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ही हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का असली रास्ता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी निकलता है, और उसको अपहोल्ड करने वाला ही आगे बढ़ेगा। और जो कोशिश करेगा कि सभी जगह हमारा ही राज होना है और किसी को बोलने नहीं देना है, वो इस देश में नहीं चलेगा। यहाँ की जनता अस्वीकार करेगी, क्योंकि जनता ने देख लिया था इमरजेंसी से पहले कितनी बढ़त दी जा सकती है, इमरजेंसी के बाद कैसे पटका जा सकता है और उसके बाद फिर से कैसे लाया जा सकता है। उस दौर से गुजरने के बाद हम आज के दौर में है, तो इसमें आवाम को ही सबसे ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। और मैं समझती हूँ हमारा विश्वास आम जनता के बीच में और सुदृढ़ हुआ है। जहाँ हमें उन्होंने शिकस्त दी है वहाँ से भी हमें सीखने को मिलेगा, जहाँ हमें जिताया है तो वहाँ भी हमें हम्बलनेस दिखानी होगी। जी। और आलोक शर्मा साहब, आपको इन चुनावों से क्या नसीहत मिलती है? देखिए, 2-3 निष्कर्ष यहाँ तक हमारी पार्टी के सामने आते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि अगर पार्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको टाइमली टैकल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो चुनाव में जाकर एक विकराल रूप ले लेती हैं। दूसरा कि जो जनता के साथ हमारा कंटेक्ट था वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। भारतीय जनता पार्टी बार बार जिस तरह से अपने एजेंडा सेट करती है समाज के अंदर, देश के सामने एक झूठा कपटी राष्ट्रवाद देश के सामने लाकर रखती है, उसको उजागर हमें बार बार करना होगा। और इनकी जो स्ट्रैटेजी है कि जो मूल मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, तब विदेश नीति का मुद्दा है, अर्थनीति का मुद्दा है, उनसे जो ये बार बार लोग ध्यान भटकाकर देश की जनता को कहीं ना कहीं बहकाने में सफल हो जाते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी को तुरंत रोकना होगा। अमन सिन्हा साहब, लास्ट वर्ड। नहीं, कुर्बान अली जी, पहले तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, किसी ने कहा झूठा कपटी, तो मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, पर किस तरह का मर्यादित व्यवहार हमारे प्रवक्तागण करते हैं कई पार्टियों के, वो लोग देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक असम का प्रश्न है, ऐतिहासिक विजय रही है। नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई है और वो एक कोर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का। और पूरा जो हमने कहा कि पूरे देश में एक भाजपा का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी और दल के रूप में जाना जाता है, और इलेक्ट्रोल एविडेंस भी वही सजेस्ट करता है। और हमारी जो भी शक्ति हम लोग केरल में और तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में हम लोग बना पाए हैं, और जो संगठन ने और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, हम उस पर और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और मैं श्योर करता हूँ कि अगले चुनाव में हम लोग ऐसी स्थिति में होंगे कि हम लोग वहाँ पे क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव हैं, एक सरकार देने के लिए, एक सुशासन देने के लिए, और लोग उसका भी व्यापक जन समर्थन करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत संतोषजनक और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत ही सुखदायी परिणाम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमन सिन्हा साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आलोक शर्मा साहब, अमरजीत कौर साहिबा, प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी और कुलदीप कुमार साहब। तो जैसा प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी ने कहा कि चाहे किसी भी दल की, गठबंधन की जीत हुई हो, क्षेत्रीय दलों की जीत हुई हो, लेकिन एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन ये है कि देश में लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। और तीसरी दुनिया के देशों में भारत अकेला वाहिद ऐसा देश है जो इस बात पर फ़ख्र कर सकता है कि पिछले 70 वर्षों में उसकी जड़ें लोकतंत्र में लगातार मजबूत होती जा रही हैं। इसी के साथ मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।